करेंसी की फील्ड में जो हमें नेक्स्ट बिग ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो है एनएफटीज का। ये बज़वर्ड हर जगह है एंड लोग अब ये सोच रहे हैं कि एनएफटीज होती क्या है एंड इनका काम क्या है। आप में से अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा एग्जैक्टली कि एनएफटीज होती क्या है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिन स्ट्रीट। एनएफटीज को एक लाइन में समझाना और एक लाइन में समझना पॉसिबल नहीं है। सो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं ऑन एनएफटीज और हम ये भी देखेंगे कि इनका क्या काम है डिजिटल आर्ट में, किस तरह आप एनएफटीज को बाय सेल कर सकते हो, अपनी खुद की एनएफटीज को क्रिएट कर सकते हो एंड किस तरह अर्न कर सकते हो इन एनएफटीज के साथ। तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में यहाँ पर आपको समझाया जाएगा ताकि आप रियल लाइफ में समझ सको कि आखिर में एनएफटीज होती क्या है। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कवर करेंगे जो आप सबके लिए जाननी बेहद ज़रूरी है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ और डिस्कस करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको एग्जैक्टली में जो एनएफटी की डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाए। एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन, ये आप सब जानते होंगे। अब इस नॉन फंजिबल टोकन में आइए फंजिबल का मतलब समझते हैं। फंजिबल मतलब कुछ भी जो म्यूचुअली इंटरचेंजेबल है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने आपको 10 रुपीज़ का नोट दिया, आपने मुझे 10 रुपीज़ का नोट दिया, या मैंने आपको 10 रुपीज़ का नोट दिया, आपने बदले में मुझे 2 5 रुपीज़ के नोट दे दिए या 2 5 रुपीज़ के कॉइन दे दिए, या वाइस वर्सा। तो दोनों केसेस में क्या हुआ, वैल्यू क्या रही, सेम रही। तो और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मनी को एक्सचेंज करने में। मतलब 10 रुपये का नोट ही अदला बदली हुआ है लेकिन उसकी वैल्यू तो कम नहीं हुई ना, तो मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं हुई मनी को एक्सचेंज करने में। मतलब ये फंजिबल है। मनी क्या है, फंजिबल आइटम है क्योंकि हम उन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ एंड इसकी वैल्यू में भी कोई गिरावट नहीं आएगी, डिमिनिश नहीं होगी मनी की वैल्यू। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन फंजिबल की, नॉन फंजिबल मतलब वो चीज़ जो यहाँ पर एक्सचेंज नहीं हो सकती सिमिलर आइटम के साथ। अगर उसकी सिमिलर वैल्यू है, वो सिमिलर आइटम है तो वो एक्सचेंज नहीं हो सकती, उसे बोला जाता है नॉन फंजिबल। एनएफटीज को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आप मोनालिसा पेंटिंग को चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें जो पेरिस में है। अगर आप उसे चेंज कर देंगे सेम इमेज की कोई और प्रिंट आउट के साथ तो क्या वो सेम रहेंगी? एंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वैल्यू होगी क्या वो सेम रहेगी? तो यहाँ पर जो क्लियर आंसर है वो है नो। यहाँ पर जो मोनालिसा की पेंटिंग है वो एक नॉन फंजिबल आइटम है जिसे हम एक्सचेंज नहीं कर सकते किसी भी अनदर आइटम के साथ। अगर उसकी आइडेंटिकल अपीयरेंस भी है तो भी हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो यूनिक है एंड दोबारा जो उसकी कॉपी को क्रिएट किया गया उसका इतना इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर जो यूनिकनेस है वो यहाँ पर रास्ता है टू एनएफटीज। नॉन फंजिबल आइटम्स जो होती हैं पर यूनिक होती हैं एंड ऑथेंटिक होती हैं। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वो उनकी ऑथेंटिसिटी की है। पर नॉन फंजिबल आपको पता चल गया क्या होता है। अब पर हम टोकन समझते हैं कि टोकन क्या है। टोकन क्या होता है, वर्ड्स और नंबर्स का 40 डिजिट का स्ट्रिंग होता है। यानी कि वो जो टोकन होता है उसमें ओरिजिनल आर्टिस्ट की जिसने उस मास्टरपीस को क्रिएट किया होता है उसकी इंफॉर्मेशन होती है। उस आइटम का करंट ओनर होता है एंड वो सिर्फ एक ही ओनर होगा। उसके बाद उस आइटम का करंट प्राइस मेंशन होता है। ये जो इंफॉर्मेशन की स्टोरेज होती है वो यहाँ पर बैक्ड होती है बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसे ऑल्टर नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम वहाँ पर प्रेजेंट होता है। फाइनली अब हम इन तीनों वर्ड्स को एक जगह प्लेस करते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स। तो यानी कि जो एनएफटीज है वो इनकरप्टेबल टोकन है जिसमें ऑनरशिप की इंफॉर्मेशन होती है उस यूनिक आइटम के बारे में, उस ऑथेंटिक आइटम के बारे में। तो बेसिकली जो एनएफटीज हैं वो ऑनरशिप या ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट होता है। तो ये था नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में कि एग्जैक्ट क्या डेफिनेशन है। अब एनएफटीज का काम क्या है डिजिटल आर्ट में। तो आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे, ये सोचते भी होंगे कि यार डिजिटल आर्ट में एनएफटीज का क्या काम है और इतना क्यों हाइप देखने को मिल रहा है, इतना क्यों हमें बज़ देखने को मिल रहा है। तो जो एनएफटीज हैं वो डिजिटल क्रिएटर्स को एक तरीका प्रोवाइड करते हैं, एक रास्ता बताते हैं कि आप अपने काम को पब्लिक डोमेन में डाल सकते हैं एंड यहाँ पर आपको ऑनरशिप की चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है।
डिजिटल आर्टिस्ट यहाँ पर अपनी एनएफटी को जनरेट कर सकते हैं, अपने ओरिजिनल वर्क को एंड ऑक्शन कर सकते हैं किसी और इंसान को। साथ ही साथ वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन की ओरिजिनल क्रिएटर कौन है, करंट ऑनर कौन है, करंट वैल्यू क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पर डाल सकते हैं। मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उसको भी मेंटेन कर सकते हैं। एनएफटीज का जो सबसे अच्छा पार्ट है, जो बेस्ट पार्ट है एनएफटीज का, वो ये है कि जितनी भी बार आप डिजिटल आर्ट को यहाँ पर बेच दो किसी भी दूसरे पर्सन को, जो यहाँ पर शेयर ऑफ वैल्यू होगा वो हमेशा ओरिजिनल क्रिएटर को ट्रांसफर होगा, जितनी मर्जी बार आप उसे चाहे बेच लो। जिसका मतलब एनएफटीज काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छा ग्रेट प्रपोजिशन है डिजिटल आर्टिस्ट के लिए जो यहाँ पर मनी को अर्न करना चाहते हैं अपने आर्टवर्क के थ्रू। अभी मैं यहाँ पर आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ ऑफ क्रिस्टीज की। क्रिस्टीज फेमस ब्रिटिश ऑक्शन हाउस है फॉर पेंटिंग्स। यहाँ पर ऑक्शन की गई थी डिजिटल आर्ट एनएफटीज में। इस डिजिटल आर्ट को बोला गया था एवरी डेज द फर्स्ट 5000 डेज, जिसे बनाया था माइक विंकलमैन ने। अगर मैं आपको बताऊं कि ये डिजिटल इमेज कितने में सेल हुई थी, तो ये सेल हुई थी $69 मिलियन में, एंड बाय जिसने खरीदी थी उसे यहाँ मिली थी 319 MB की डिजिटल फाइल JPEG फॉर्मेट में। अलॉन्ग विद यहाँ पर NFT भी मिला था, यानी कि टोकन मिला था जिसमें इंफॉर्मेशन थी उसकी ऑनरशिप की, सेक्टर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। एक और बात, NFTs सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ NFTs में पेंटिंग्स होंगी, नहीं, यहाँ पर काफ़ी डिजिटल कलेक्टिबल्स हो सकते हैं किसी भी काइंड के, ऑफ ऑल काइंड। तो ये था NFTs के बारे में एंड उनका क्या रोल है डिजिटल आर्ट्स में। लेकिन आप अब ये सोच रहे होंगे कि NFTs का क्या रिलेशन है ब्लॉकचेन के साथ। सो जो भी ट्रांजैक्शन हुई है थ्रू NFT उसे एक पब्लिक लेजर में डाल दिया जाता है, जिसका मतलब जो सारा सिस्टम है वो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है। और जो दूसरा एस्पेक्ट है इस टेक्नोलॉजी का वो ये कि यहाँ पर एक चेन को क्रिएट करता है, जिसका मतलब यहाँ पर जो भी है एवरीथिंग इज ट्रेसेबल। मीन्स यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पर ट्रेसेबल है राइट टू देयर ओरिजिनल क्रिएटर। अगर मैं अभी की बात करूँ तो जो इथेरियम है वो यहाँ पर मार्केट लीडर है करेंटली NFTs को इशू और मैनेज करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर अर्ली जो हेड स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जिसने क्रिएट की थी वो इथेरियम था। हाउएवर कुछ सर्विसेज एक्सेप्ट करती हैं बिटकॉइन को भी सेलिंग और बाइंग NFTs के लिए। सेलिंग एंड बाइंग से आता है आप NFTs को बाय कैसे कर सकते हो। तो जो सबसे पहली चीज़ चाहिए कि आपके पास क्रिप्टो वॉलेट हो जो यहाँ पर NFTs को सपोर्ट करता है। सेकंड, आपको मार्केट प्लेस देखना होगा जिसके थ्रू आप बाय कर सकते हो NFTs को, एज क्रिप्टो करेंसीज चाहिए होंगी अगर आपको NFTs को परचेज करना है। अगर मैं आपको कुछ फेमस NFT मार्केट प्लेसेस के बारे में बताऊं तो वो है OpenSea, Rarible एंड इंडिया की बात बताऊं तो इंडिया में जो काफ़ी फेमस है वो है WYZIREX NFT मार्केट प्लेस। तो ये तो था कि आप किस तरह NFTs को बाय कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आप NFTs को सेल किस तरह कर सकते हो। अगर आप उस डिजिटल आर्ट के ओनर हो या आपके पास कोई और कंटेंट है जो आप बेचना चाहते हो NFTs के रूप में, तो आप कर सकते हो NFT मार्केट प्लेस पे ही। दो यहाँ पर जो डिटेल्स होंगी वो डिफरेंट हो सकती हैं, आपको वो सब अपलोड करनी होगी। मीन्स आपको अपना डिजिटल वर्क अपलोड करना होगा, डिटेल्स भरनी होंगी उसके क्रिएशन के बारे में, एंड यहाँ पर आपको अपनी डिजिटल फाइल का प्राइस सेट करना होगा। उसके बाद आपकी जो NFT है वो बाकी लोगों को दिखेगी, जो वो परचेज करना चाहेंगे उनको दिखेगी। तो जब भी आपकी NFT यहाँ पर बिक जाएगी, सोल्ड हो जाएगी, सेल हो जाएगी, तो आपको आपके काम के पैसे मिलेंगे। हाउएवर कुछ मार्केट प्लेसेस में क्या होता है, वो यहाँ पर आपको NFTs को बेचने के और होस्टिंग के पैसे लेते हैं। तो आप यहाँ पर पूरा प्रिंट देख लीजिए। जब आप यहाँ पर NFT मार्केट प्लेस को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कौन सी NFT मार्केट प्लेस में आप अपनी NFTs को सेल करना चाहते हैं। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि NFTs को बनाया कैसे जा सकता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लेकिन डिफ़िकल्ट पार्ट क्या है कि एक्चुअली फिगर आउट करना बाकी का स्टफ। बेसिकली आपको वॉलेट चाहिए जो आप यूज़ कर सको NFTs के साथ, जैसे कि मेटामास्क जो सपोर्ट करे NFTs को। एक बार आपने वॉलेट क्रिएट कर दिया, उसके बाद आप उसे बाकी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करोगे जहाँ पर आप अपनी आर्ट को सेल करना चाहते हो। उसके बाद आप अपलोड करोगे अपनी आर्ट को उस प्लेटफॉर्म पे एंड उसका प्राइस सेलेक्ट करोगे, चूज़ करोगे एंड ऑक्शन को स्टार्ट कर दोगे। हाउएवर यहाँ पर अब आकर थिंग्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ मार्केट प्लेसेस में आपको कुछ फ़ी भी देनी होती है अपने आर्ट को सेल करने के लिए। आपको एडिशनल मनी भी पे करनी पड़ सकती है अपनी आर्ट को NFT में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब एक बार आप NFT को बेच दोगे तो हो सकता है कि यहाँ पर कमीशन भी चार्ज हो, एज वेल एज कुछ मनी भी यहाँ पर लें क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफ़र करने के लिए बायर के वॉलेट से
आपके तक। तो यहाँ पर कुछ मार्केट प्लेसेस होती हैं जो आपको हर पॉइंट पे आप कह सकते हो कि चार्ज लेती हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आप कौन सी NFT मार्केट प्लेस में अपनी NFTs को यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहते हैं, बाय सेल करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो कुछ मार्केट प्लेसेस में होता है लेकिन हर जगह नहीं होता है। ओवरऑल NFTs को बनाना, NFT आर्ट को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन जब सेल करना होता है तो थोड़ी सी मेहनत लगती है। सो मेक श्योर कि आपके पास बहुत सारा टाइम है। जब आप यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हो अपनी NFT जर्नी को, तो आपके पास काफ़ी टाइम हो ताकि आप सोच सको हर चीज़ को। एंड ध्यान रखिए कि आप अपनी डिजिटल आर्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा कम ना रखें, और ऐसा ना हो कि आप अपनी NFT को बेचते बेचते आपके पास कोई पैसा ही ना आए। सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, और अपनी जो भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जो भी NFTs को क्रिएट करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से कीजिए, बहुत ज़्यादा रिसर्च के साथ कीजिए, एंड बहुत ज़्यादा टाइम लगाइए इसे सोचने में कि आपको एक्चुअली में किस तरह यहाँ पर वर्कआउट करना है। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी एंड पसंद भी आई होगी। सो वी विल कम अगेन विद अनदर सच इन्फॉर्मेशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो FinStreet फॉर मोर सच अपडेट्स।